हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कोशिका के बारे में। कोशिका के टाइप्स की थी हमने, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, देन उनके बीच में डिफरेंस, फिर कोशिका का आकार के आधार पर, संख्या के आधार पर अलग अलग भाग होते हैं। कोशिका के आकार और संख्या के भाग पर अलग अलग नेम दिए गए थे, जैसे एकल कोशिका जीव, बहुकोशिकीय जीव या फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम कोशिका के जो अंग होते हैं उनके फंक्शंस करेंगे वन बाय वन। कोशिकाओं के जो विभिन्न भाग होते हैं कोशिका अंगक कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करते हैं। हर कोशिका के अंग का अलग अलग कार्य होता है। सामान्यतः जो कोशिकाएं होती हैं उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, जो सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। देन उसके बाद है केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्र में होता है ये, सेंटर में। और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर और अलग अलग कोशिकांग होते हैं। तो अब हम एक के बाद एक स्टडी करेंगे इन सभी भागों को। ये देखिए, सबसे पहले है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, ये बाहर का एक भाग दिखाया गया है, जैसे ये कोशिका है नीचे की तरफ, और ये एक भाग को दिखाया गया है कि कोशिका झिल्ली के अंदर क्या क्या होते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ये पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में सबसे बाहर झिल्ली व पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। पादप कोशिका के अंदर सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है। सबसे मेन पॉइंट है कि यह प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। हम लोअर क्लासेज में पढ़ते हैं कि कुछ फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव मीन्स कुछ ही चीज़ों को अपने आप में से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ है हर पदार्थ को वो अपने अंदर से पास होने देगी। सेलेक्टिव होता है, वर्णात्मक होता है, मतलब कुछ चीज़ों को ही अपने अंदर से ये बाहर या अंदर आने देती हैं। सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है यह एक प्रोटीन की सतह है जो कि लिपिड की 2 सतह के बीच सैंडविच की तरह काम करती है। जैसे आप सैंडविच खाते हो तो सैंडविच में क्या होता है, ऊपर और नीचे ब्रेड होता है और बीच में जो फिलिंग्स होती है उसके अंदर वो होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सतह होती है और लिपिड की 2 सतह के बीच ये प्रोटीन की लेयर होती है जो सैंडविच की तरह वर्क करती है। यह लचीली होती है। लचीली का मतलब क्या है कि वो शेप चेंज कर सकता है, तो आप उसको फोल्ड कर सकते हो, तोड़ सकते हो और दोबारा से फिर उसको आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये मॉडल होता है। यहाँ ऊपर और नीचे फैट की लेयर होती है और इधर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या है? यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। मतलब एक चीज़ को, एक पदार्थ को कोशिका के अंदर लाना है या कोशिका से बाहर लेके जाना है तो यह उसका कार्य करती हैं। निश्चित आकार बनाए रखती हैं। मतलब जैसे आप देखते हैं घरों में या बर्तन में आप कुछ डालते हैं, कोई तरल पदार्थ डालते हैं, तो जो भी आकार हमारे बर्तन का होता है वही आकार उस पदार्थ का भी हो जाता है, तरल पदार्थ का होता है। तो सेम यहाँ होता है, ये एक निश्चित आकार, मतलब एक वॉल बाउंड्री बना लेता है ये, और वो फिक्स हो जाता है और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपने उसी आकार में बनी रहती हैं। थर्ड पॉइंट, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान करता है। और जो ये आदान प्रदान होता है 2 प्रकार से होता है, एक विसरण प्रक्रिया होती है और दूसरा परासरण प्रक्रिया होती है। अब ये क्या होती हैं प्रक्रियाएं? विसरण और परासरण में दोनों में ही ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चीज़ें मूव करती हैं। जैसे आप कहीं पर भी पानी डालोगे, पानी की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से वो कम की तरफ चलने शुरू हो जाता है। ऐसे आप धूप बत्ती जलाते हो, मंदिर में जहाँ धूप बत्ती जलाई है वहाँ उस धूप के कण ज़्यादा होते हैं, तो वो पूरे घर में धीरे धीरे फैल जाता है। तो वो विसरण के द्वारा होता है कि जहाँ आपने वो धूप बत्ती जलाई वहाँ उसके कण ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा से वो कम की तरफ जब चलेगा तो हमें पूरे घर में उसकी खुशबू आती है। विसरण के अंदर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, सांद्रता क्या है? उसकी मात्रा, कि जहाँ ज़्यादा मात्रा है वहाँ से वो कम मात्रा की तरफ अपने आप स्वतः गमन करता है, अपने आप गमन करता है। और परासरण के अंदर वर्णात्मक झिल्ली द्वारा, ये डिफरेंस है। यहाँ पर भी जो, यहाँ मेनली हम जल के बारे में बात करते हैं कि जल के अणु जब ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं तो वो एक वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा जाते हैं। जैसे किशमिश होती है, किशमिश को जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो पानी, जिस बाउल में आपने किशमिश डाली है वहाँ पर पानी ज़्यादा है और किशमिश के अंदर पानी कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जो किशमिश की झिल्ली है, वर्णात्मक झिल्ली है, उसमें जाता है वो। और इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं, जहाँ झिल्ली द्वारा जाता है, और जहाँ किसी झिल्ली की ज़रूरत नहीं है, वायु के द्वारा जा रहा है, उसे हम परासरण कहते हैं।
विसरण में यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान करता है, मतलब जब तक दोनों तरफ जहाँ से कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जहाँ जा रही है और जहाँ से वो चला है, जब तक उन दोनों की समान मात्रा नहीं हो जाती तब तक वो पदार्थ चलता रहता है। प्रासरण यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में संभव है, लेकिन जो प्रासरण होता है केवल द्रव माध्यम में होता है। जो तरल चीज़ें होती हैं उनके अंदर हम इस प्रासरण की बात करते हैं। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मतलब वो अपनी मर्जी से, जैसे ठोस पदार्थ होते हैं उनमें कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव पदार्थों में जो चलने की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है ठोस के बजाय, गैस और भी बहुत जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है, मूव करते हैं, तो यहाँ पर ये स्वतंत्र होते हैं। केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र, विलयन नहीं होता। मतलब विलायक, यहाँ विलय और विलायक दो टर्म करेंगे। जैसे आप जल में चीनी डालते हो या नमक डालते हो तो जो कम मात्रा में लिया है, जैसे चीनी कम मात्रा में होती है पानी के बजाय और नमक कम मात्रा में होता है पानी के बजाय, तो जो कम मात्रा में लिया जाता है उसे कहते हैं हम विलय, और जिसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है वो होता है विलायक। तो यहाँ हम जल की बात कर रहे हैं तो जल यहाँ क्या है, विलायक है। अब है बाह्य प्रासरण और अंतःप्रासरण। नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य मीन्स बाहर, मतलब कोशिका के अंदर से जब विलायक पानी बाहर की तरफ गमन करता है, जैसे अंगूर होते हैं, अंगूर को आप नॉर्मल रख दो, 3-4 दिन के लिए बाहर रख दीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वो किशमिश का आकार ले लेता है। अंतःप्रासरण क्या होता है, कोशिका के बाहर से विलायक का अंदर को गमन, कि जब आप किशमिश को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी बाहर से किशमिश के अंदर चला जाता है, तो वो प्रक्रिया होती है अंतःप्रासरण, और जिसमें बाहर जाता है वो होती है बाह्य प्रासरण। अब ये सांद्रता के अनुसार विलयन के 3 प्रकार हो। विलयन क्या है, विलय प्लस विलायक। जब आप कम मात्रा वाली कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा वाले के अंदर मिलाते हैं तो वो मिलने के बाद जो हमारा एक सॉल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं विलयन। तो अब जो ये विलयन, विलय और विलायक को हमने मिक्स किया, उसके आधार पर 3 तरह के विलयन होते हैं। पहला है समप्रासरी विलयन, आइसोटोनिक, मतलब जब कोशिका के अंदर व बाहर की जो सांद्रता होती है समान होती है, तो उसको आप किसी भी चीज़ में रखेंगे, जो विलायक है ना तो वो अंदर जाएगा ना ही बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समप्रासरी विलयन है, एक तरह की सांद्रता है वहाँ, तो ना तो बाहर से अंदर जाएगा ना अंदर से बाहर। अतिपरासरी दाब, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मीन्स ज़्यादा, जहाँ मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये कब होता है, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है। अब अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो वहाँ क्या होगा, जो जल निकलेगा वो अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा, और जो कोशिका है, क्योंकि जल बाहर निकल रहा है तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि बाहर पानी की मात्रा कम है, तो यहाँ से जब जल बाहर निकलेगा तो ये कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। नेक्स्ट, अल्परासरण दाबी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंतःप्रासरण के कारण कोशिका फूल जाती है, मतलब अंदर सांद्रता कम है, अंदर जल कम है, बाहर जल ज़्यादा है, तो वो जल बाहर से कम की तरफ जाएगा, अंदर जाएगा तो अंतःप्रासरण प्रक्रिया होगी, और जब जल अंदर जाएगा तो वो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा जल आप डालते जा रहे हो उसके अंदर तो वो फट भी सकती है। ये आप देख सकते हो, हाइपरटोनिक के अंदर जल बाहर निकल रहा है, आइसोटोनिक के अंदर ना बाहर निकल रहा है ना अंदर, या फिर आप ये कह सकते हैं जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर जा रहा है, और हाइपोटोनिक के अंदर जल अंदर आ रहा है। अब सेकंड है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका के अंदर ही मिलती है, जंतु कोशिका में ये नहीं होती। यह सख्त, मजबूत, मोटी और सरंध्र अजीवित संरचना होती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। जैसे कोशिका झिल्ली हमने किया प्रोटीन और लिपिड्स की होती है, ऐसे ही ये जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है। अब प्लांट्स के अंदर ये क्यों है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन प्लांट तो रक्षा नहीं कर सकता अपनी, तो इसीलिए प्लांट को प्रकृति ने ही एक कोशिका भित्ति दे दी है, सबसे बाहर एक हार्ड कवरिंग दे दी है, जिससे वहाँ पर उनको कोई नुकसान ना हो बाहर से अगर कुछ लगता है तो। कोशिकाएं मध्य भित्ति, मिडल लैमिला द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, मतलब एक कोशिका दूसरी कोशिका से, मिडल लैमिला ये यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये एक कोशिका है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इस तरह से इस मिडल लैमिला इस लेयर से कनेक्टेड होती हैं। अब इसका कार्य क्या है, कोशिका को संरचना प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, और यह सरंध्र होता है। सरंध्र मतलब जैसे रंध्र बने हुए होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों के अंदर, सेम ऐसे ही ये कोशिका भित्ति के अंदर होते हैं, विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देता है। रंध्र होल होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पर अणु जाते हैं तो उनके थ्रू ये जा सकते हैं। इसमें मरम्मत करने और पुनर्जनन की क्षमता होती है, मतलब
कि अगर कोई कोशिका थोड़ी सी डैमेज हो गई है तो वो अपने आप वो कोशिका जनन करती है और नई कोशिका उसकी जगह ले लेती है। नेक्स्ट है केंद्रक न्यूक्लियस। ये थर्ड पार्ट होता है। न्यूक्लियस ये सेंटर में होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि कोशिकाओं की सभी क्रियाओं को पर नियंत्रण करता है। यह कोशिका का केंद्र कहलाता है, हेड क्वार्टर बोला जाता है सेल का। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, केंद्रक के बारे में सबसे पहले बताया था। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये कोशिका का ये केंद्रक का चित्र है। केंद्रक के बीच में ये न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रकाय होता है और यहाँ क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं या वैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ बोला जाता है कि इस बच्चे की तो आँख नाक मम्मी पे है, पापा पे है, बाल दादा पे हैं, इस तरह से होता है। तो वहाँ वो किस वजह से हुआ है? जीन्स की वजह से, कि कुछ गुण होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आते हैं और उनमें ये शो होते हैं। तो वो गुण कहाँ होते हैं? वो इस केंद्रक के अंदर होते हैं, यहाँ न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। और इसके बाहर ये डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। न्यूक्लियस की जो खोज थी वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। प्राथमिक केंद्रक का मतलब है कि उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली होती है। इसके ऊपर की द्विसत्रीय झिल्ली होती है, मतलब 2 मेम्ब्रेन होती हैं इसके ऊपर। केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाय होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, धागे होते हैं। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। मतलब एक गुण जो बच्चों में दिखाई देता है वो इन क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। अब है केंद्रक के कार्य। केंद्रक क्या कार्य करता है? सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पदार्थ होता है, द्रव जिसमें अंगक तैरते रहते हैं। तो ये बाहर झिल्ली बनी हुई है, अंदर ये बीच में केंद्रक होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य होता है। यह वह द्रव्य होता है जिसमें कोशिका अंगक पाए जाते हैं। यहाँ जैविक और जो कैटाबोलिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मतलब चीज़ों को तोड़ना है या कोई भी प्रक्रिया होती है, वहाँ पर संपन्न होती है। इसके 2 भाग होते हैं। एक सिस्टोल जो जलीय द्रव होता है जिसमें विभिन्न प्रोटीन पाए जाते हैं, और दूसरा कोशिका अंगक होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे हुए होते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण, गोल्गी एपरेटस। यह पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह होता है। इस तरह का चित्र आपको डायग्राम में दिखाई देगा कोशिका के, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी हुई होती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये पुटिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं। इनका जो आविष्कार था कैमिलियो गोल्गी ने किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्गी उपकरण रख दिया गया। ये प्रोकैरियोटिक जो स्तनधारी जीव होते हैं आरबीसी और सिव ट्यूब्स में अनुपस्थित होते हैं। इसका कार्य क्या है? यह लिपिड बनाने में सहायता करता है और यह मध्य लैमेला बनाने में, जो अभी आपने पढ़ी कि प्लांट्स के अंदर जो 2 कोशिकाएं होती हैं, सेल वॉल होती हैं, उन सेल वॉल्स के बीच में मध्य लैमेला होती है, मिडल लैमेला, तो ये उसको बनाने का कार्य करता है। यह स्वभाव से स्त्रावी होता है। मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है, जो मेलेनिन पिगमेंट होता है जिससे स्किन का कलर डिसाइड होता है। अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं उनका संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे मेन पॉइंट है, जैसे केंद्रक के अंदर डबल मेम्ब्रेन थी वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ये पर्पल कलर के आप देख सकते हैं, 2 मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं। ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। जैसे आप घरों में देखते हैं जो बिजली आती है वो पावर हाउस से आती है, सेम ऐसे ही हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो पावर हाउस से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। जितनी भी एनर्जी है वो इसके अंदर स्टोर्ड होती है। बाह्य परत होती है चिकनी एवं छिद्रित होती है। ये बाहर की जो परत होती है चिकनी होती है और छिद्र बने हुए होते हैं। अंत्य परत बहुत वलित होती है। क्रिस्टे होते हैं, क्रिस्टों का निर्माण होता है। ये जैसे अंदर की तरफ ये संरचनाएं बनी होती हैं, इनको क्रिस्टे नेम दिया गया है। इसका जो मुख्य कार्य है एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करना होता है, इकट्ठा करना होता है। ग्लूकोज हमें मिलता है फूड के टूटने से, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वहाँ से अब उस ग्लूकोज यूनिट को तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से। तो उस साइकिल को बोला जाता है क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल के अंदर इसका मुख्य स्थान होता है। जो एनर्जी वहाँ से निकलेगी वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाती हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये अत्यंत छोटे छोटे गोल कण होते हैं। राइबोसोम्स जो जीव द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, और जो ये अंतर्द्रव्य जालिका हम पढ़ते हैं, एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, एक खुरदरी होती है। तो जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये राइबोसोम्स होते हैं, ये अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर होते हैं। और ये 3 तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाते हैं। जैसे एक सिस्टर्ने होता है, वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं जो अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर होते हैं।
वेसिकल्स की फॉर्म में ऐसे राउंड राउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्यूब्स की तरह निकले हुए हैं। सिस्टर्ने जो यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एक के बाद एक पुटिका यहाँ बनी हुई है। तो इनके ऊपर राइबोसोम्स अगर हैं तो उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बोलेंगे, और इसका जो कार्य होता है राइबोसोम का, आरएनए और प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अंतर्द्रव्य जालिका। ये चित्र में आपने देखा होगा, ये जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक से बाहर ये निकलती हैं। तो यहाँ पर नलिकाएं व सीट का विशाल तंत्र होता है, बहुत सारी नलिकाएं होती हैं इसके अंदर। पॉल्टर, क्लोड और फिल्म जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी खोज की थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका और जो स्तनधारी होते हैं, एराइथ्रोसाइट्स होते हैं, उनके अलावा ये सभी में पाई जाती। 2 तरह की ये कोशिकाएं होती हैं, चित्र में आप देख सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पर आप देखिए चित्र में, तो रफ कहाँ होगा, खुरदरा कहाँ होगा, जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, स्मूथ वहाँ होगा जहाँ राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। अब राइबोसोम्स के आधार पर 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ के अंदर यह झिल्ली और नलिकाओं से बना होता है, और जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है ये सिस्टर्ने और नलिकाओं के बने हुए होते हैं। यहाँ पर स्टीरॉयड, लिपिड, पॉलीसेकेराइड बने होते हैं चिकनी के अंदर, और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, क्योंकि यहाँ अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। चिकनी के अंदर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं और खुरदरी के अंदर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य है, जो प्रोटीन होता है उसके परिवहन में ये मदद करते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनता खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पे है, वहाँ ये बनाने का काम करेगा और उसको परिवहन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम हमारा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका करते हैं। अब आप ये इसका कार्य देख सकते हैं, यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्रक के बीच परिवहन के लिए सुविधा प्रदान करता है। अंगकों के बीच ये बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, मतलब जो भी क्रियाएं होती हैं यहाँ पर हो सकती हैं ये क्रियाएं। वसा, स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करता है, और यह कोशिकाओं में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, विष तथा दवा को डिटॉक्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कोई भी अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है, खतरनाक सब्सटेंस है, तो उसको बाहर निकालने का कार्य ये करता है। अब क्योंकि इस अंतर्द्रव्य जालिका के साथ ही राइबोसोम्स हमने पढ़े, तो उनका कार्य क्या होता है, राइबोसोम का अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण करता है। सभी संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम, और विभिन्न भागों में अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा कोशिका के एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य करता है। अब है लवक। लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो आंतरिक संगठन में झिल्ली की कई परतें होती हैं, तो वहाँ पर ये होते हैं, एक पदार्थ के अंदर ये धसे हुए होते हैं। इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है। ये आकार व आकृति में रिविन, कुंडलित आदि की तरह होते हैं। तीन प्रकार के लवक होते हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट कलर प्रदान करता है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट जो लाल और भूरा रंग प्रदान करता है, और थर्ड है क्लोरोप्लास्ट जो हरा रंग प्रदान करता है, जो पत्तियों के अंदर होता है। अब क्लोरोप्लास्ट देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने का कार्य करता है, इसलिए इन्हें कोशिका की रसोई भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है रिक्तिका, वैक्यूल्स। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, वैक्यूल्स होते हैं खाली स्पेस। ये कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं। इन्हें टोनोप्लास्ट भी नाम दिया जाता है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है। वहाँ पर ये लगभग 90% भाग कवर कर लेती है पादप कोशिका के अंदर। अब इसका कार्य क्या होता है, यह कोशिका के अंदर जो प्रासरण दाब होता है, प्रासरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाते हैं ज़्यादा मात्रा से कम की तरफ, तो उसका नियंत्रण करता है। और पादप कोशिका में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाग में होती हैं, तो ये अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको इकट्ठा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी नाम दिया जाता है। इसका जो कार्य होता है वो कोशिका को साफ कर रखने का होता है। अगर कोई क्रिया या कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सही नहीं हो सकती है वो कोशिका, तो लाइसोसोम उसी कोशिका को उपापचय कर लेता है, उसको पाचित कर लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, और उसकी जगह नई कोशिका आ जाती है। तो इसीलिए इस कोशिका को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग बोला जाता है। ये गोल्गी उपकरण की कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं, और ये एकल झिल्ली युक्त होते हैं। इनका कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं होती, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में व कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर। सभी कोशिकाओं के आपको कार्य करने हैं, एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वो करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।